हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग अपना आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्विक रिवीजन ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, प्रीवियस कुछ दिनों पहले हम लोगों ने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का ये क्विक रिवीजन का सेक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपको एवरीडे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक कुछ टॉपिक एवरीडे बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं यहाँ पर आज के टॉपिक में क्या है। ये मेरा ब्रीफ प्रोफाइल और ये हमारी टीम है। जल्दी से हमारा ये जो चैनल है अनअकैडमी गेट मैकेनिकल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल पे आपको बहुत सारे धुरंधर टीचर्स की टीम, 8 धुरंधर टीचर्स की टीम आपको एवरीडे कुछ ना कुछ गाइड करती रहती है फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे जो हमारे जो लीडर हैं ये हैं देवेंद्र सिंह नेगी सर, इंडिया के टॉप के फैकल्टीज में से एक हैं और उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्होंने गेट एग्जाम में 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सी के गेट एग्जाम में इन्होंने 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आए हैं। बहुत ही शानदार फैकल्टी हैं और इन्हीं के लीडरशिप में हम लोग आपको सारी चीजें गाइड करते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल मेक बाय सर्वेश 10 और मेरा नाम है सर्वेश श्रीवास्तव। आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप मुझसे फेसबुक पे मैसेंजर में पर्सनल मैसेज भेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल ये वेल्डिंग स्टार्ट किया था और मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ाता हूं अपने सेशन को आगे बढ़ाता हूं। हम लोगों ने कल यहां तक डिस्कस कर लिया था, अब आगे देखते हैं, इसके आगे की चीजें देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल जैसा मैंने आपको बताया ये वी आर्क का एक फॉर्मूला होता है ओसीबी माइनस में ओसीबी बाई एससीसी इंटू आई आर्क। अब यहां पर मैंने आपसे कहा था कि कई सारे एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज बन जाते हैं। सबसे पहले तो पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, P इक्वल टू वी इंटू आई होता है। तो मैक्सिमम आर्क पावर के लिए dp बाई dv इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हम लोग कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर अगर हमसे हीट इनपुट पूछा जाए इन जूल पर mm क्यूब, ऐसा कुछ पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यही v इंटू आई डिवाइडेड बाई वेल्ड स्पीड इंटू बीड एरिया। ओके फ्रेंड्स, वी आई बाई में स्मॉल में v इंटू ए, ये आपको देगा हीट इनपुट इन जूल पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, यहां पर कैपिटल V है वोल्टेज, इन वोल्ट्स, I है करंट इन एम्पियर, स्मॉल v है स्पीड किस में है, ये है मिलीमीटर पर सेकेंड में, और A है एरिया। एरिया क्या है, मिलीमीटर का स्क्वायर। तो ऊपर आ जाता है फ्रेंड्स हमारे पास वाट जूल पर सेकेंड और नीचे आ जाता है मिलीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो जाता है, जो आंसर बचता है वो जूल पर मिलीमीटर क्यूब में बचता है। वहीं अगर मेरे से कभी किसी क्वेश्चन में हीट इनपुट इन जूल पर mm पूछ लिया जाएगा तो ये सिंपली वी आई बाई में v हो जाएगा। ओके, वी आई बाई में v हो जाएगा। कल हम लोगों ने यहां पर ओके
अब देखिए फ्रेंड्स, यहीं पर हमारे पास एक डेटा और आता है, वो है मेल्टिंग एफिशिएंसी का। मेल्टिंग एफिशिएंसी का एक डेटा आता है, जो कि बताता है कि ये जो मेल्टिंग एफिशिएंसी है, ये क्या होती है? ये होती है हीट रिक्वायर्ड बाय हीट सप्लाइड। हीट रिक्वायर्ड बाय हीट सप्लाइड। ओके, हीट रिक्वायर्ड बाय हीट सप्लाइड, ऐसा कुछ रहता है। तो यहां पर हम लोग फ्रेंड्स हीट रिक्वायर्ड निकालने के लिए क्या करते हैं? हीट रिक्वायर्ड निकालने के लिए हम लोग यहां पर हीट रिक्वायर्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो भी हमारे पास वेल्ड नगेट बन रहा है उसका जो मास m है, उसको mc डेल्टा t प्लस में ml कर देते हैं। ओके, और हीट सप्लाइड के लिए क्या कर देते हैं? हीट सप्लाई के लिए कर देते हैं vi बाय में va। ओके, vi बाय में va। ओके, और इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं हीट ट्रांसफर इफिशियंसी NT से। ओके, यहां पर ये जो हीट ट्रांसफर इफिशियंसी है, यहां पर ये जो हीट ट्रांसफर इफिशियंसी है, वो क्या होती है? वो होती है एक्चुअल हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल हीट इनपुट। एक्चुअल हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल हीट इनपुट। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहां से आपको अगर पूछा जाए एक्चुअल हीट ट्रांसफर क्या होगा, तो ये जो थ्योरेटिकल हीट इनपुट है, ये आपका Vi बाई में Va, इसको हम लोग NHT कह लें या फिर NT भी कहते हैं। इसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से हमारा एक्चुअल हीट ट्रांसफर आ जाता है। ओके, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनका अक्सर हमें यूज करना होता है। आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले आते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग क्या होगा? टीआईजी। टीआईजी में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, टीआईजी में हम लोग एक टंगस्टन का बना हुआ एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं जो कि एसी और डीसी दोनों तरीके के पावर सोर्स पर वर्क कर सकता है। यहां पर फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं कि कांस्टेंट फीडिंग कराते रहते हैं। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है या नहीं, यहां पर कोई फीडिंग नहीं होती है, इलेक्ट्रोड की कोई फीडिंग नहीं होती है, ये लगातार चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लगातार चलता रहता है। इसका एप्लीकेशन देखें तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में, यहां ये जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है, टीआईजी वेल्डिंग, टीआईजी की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये आपका इसमें क्या है कि ये टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के लिए हम लोग बाकी सारे मटेरियल्स के लिए एसी और डीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम एलॉय। ओके, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम एलॉय के लिए अगर हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी का इस्तेमाल करेंगे तो हाई टेम्परेचर की वजह से ऑक्साइड फॉर्मेशन जल्दी होगा और इलेक्ट्रोड अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के केस में डीसीआरपी रिवर्स पोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एमआईजी होता है अगला। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग एमआईजी। एमआईजी में क्या होता है कि हम लोग एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं जो कि स्पूल वायर के रूप में लगातार सप्लाई होता रहता है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं जो कि स्पूल वायर के रूप में लगातार सप्लाई होता रहता है। ओके, यहां पर ये जो हमारा फाइनल वेल्डिंग जो होती है, यहां पर मोल्टेन मेटल का ट्रांसफर ड्रॉपलेट फॉर्मेट में होता है।
ओके। अगला अगर टाइप हम लोग देखें तो अगला एक आता है हमारे पास सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। अगला टॉपिक आता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। SAW, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग वही कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, लेकिन वो फ्लक्स के एक फ्लक्स का हमारे पास यहां पर एक बहुत बड़ा हम लोग फ्लक्स का क्या करते हैं, एक बहुत मोटी लेयर बिछा के रखते हैं, ऑलरेडी बिछा के रखते हैं कहां पर, ज्वाइनिंग लाइन पर, और उसी फ्लक्स के अंदर ये इलेक्ट्रोड की टिप उसी फ्लक्स के अंदर सबमर्ज रहती है। तो जो आर्क जनरेट रहती है वो फ्लक्स के अंदर ही रहती है और बाहर से हमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये जो आर्क है या फिर इलेक्ट्रोड का टिप है वो चारों तरफ से फ्लक्स से घिरा हुआ रहता है, सबमर्ज्ड रहता है। इसीलिए हम लोग इस मेथड को सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग कहते हैं। ओके, यहां पर भी वही कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रोड टिप या फिर आर्क हमेशा डूबे हुए रहते हैं फ्लक्स के अंदर। ओके, तो ये हो जाता है आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। जनरली लार्ज डायमीटर के पाइप्स, बॉयलर्स, प्रेशर वेसल, शिप बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का। और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को ओवरहेड कंडीशन में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ओवरहेड कंडीशन में आप किस तरीके से फ्लक्स का एक पूल बना करके कैसे रखेंगे, तो जब वो चीज हो ही नहीं पाएगी तो ओवरहेड कंडीशन में फिर हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग नहीं कराते। अगली एक चीज आता है, अगला एक टॉपिक आता है हमारे पास गैस वेल्डिंग। द नेम ऑफ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में क्या होता है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ सेटअप होता है। ठीक है ना, हमारे पास एक बिग साइज का ब्लैक कलर का एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, बिग साइज ब्लैक कलर ऑक्सीजन सिलेंडर। ओके, फिर एक स्मॉल साइज रेड कलर, स्मॉल साइज रेड कलर और एसिटिलीन भरी हुई रहती है। यहां गैस वेल्डिंग में होता क्या है, गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का एक मिक्सचर लिया जाता है, जिसकी हेल्प से एक फ्लेम जनरेट होती है। और उस फ्लेम में भी तीन टाइप की फ्लेम होती हैं, कार्बोनाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है इन तीनों में। यहां पर क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को दो अलग अलग सिलेंडर लेकर के आते हैं और फिर इनको एक कंट्रोल्ड वे में इस नॉब से कंट्रोल करते हैं। ओके, अब क्या है कि यहां पर आप देख सकते हो कि 1 मोल एसिटिलीन को कंप्लीटली डिसोसिएट करने के लिए हमें हमें 5/2 यानी कि 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मतलब कि 1 लीटर ऑफ एसिटिलीन के कंप्लीट बर्निंग होने के लिए हमें 2.5 लीटर ऑक्सीजन मिलना चाहिए। अब होता क्या है, सेटअप कुछ ऐसा रहता है कि इस 2.5 लीटर में से 1 लीटर तो आता है सिलेंडर से और बाकी 1.5 लीटर आता है जो है ऑक्सीजन का, वो एटमॉस्फेयर से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा कुछ हो जाता है। ये जो 1.5 लीटर जो ऑक्सीजन गैस है, ये एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाती है, अब यहां पर क्या होता है कि एक होती है आपके पास कार्बोनाइजिंग फ्लेम, एक न्यूट्रल फ्लेम और एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ओके, तो आइए देखते हैं
ये तीनों फ्लेम किस टाइप की होती हैं? कार्बोराइजिंग फ्लेम कार्बोराइजिंग फ्लेम ये वो फ्लेम होती है जो फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है इन कंपेयर टू एसिटिलीन. ओके, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ एसिटिलीन. ओके, इस कार्बोराइजिंग फ्लेम की जो आउटर फ्लेम बनती है इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा होती है, लंबाई बहुत कम होती है. ठीक है, इनर कोन रेड कलर का होता है जो कि लगभग 2900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. सुटेबल पाया जाता है मीडियम कार्बन स्टील एंड निकिल की वेल्डिंग कराने के लिए सुटेबल पाया जाता है. ओके, अगला एक टॉपिक आता है यहां पर न्यूट्रल फ्लेम. न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है, यहां पर हमारे लिए जितनी एसिटिलीन अवेलेबल है उसको बर्न कराने के लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल रहता है. ओके, ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल रहता है. यहां पर हमारे पास जो फ्लेम बन करके सामने आती है वो थोड़ी लंबी होती है और उसकी चौड़ाई थोड़ी कम होती है. ये इसमें जो इनर कोन होता है, न्यूट्रल फ्लेम में जो इनर कोन होता है वो व्हाइट कलर का होता है. 3100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है. ये कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, लो कार्बन लो कार्बन स्टील के लिए सुटेबल पाया जाता है और एल्युमिनियम के लिए. ओके, अगला इसी में आता है हमारे पास टाइप आ जाता है. अगला इसी में टाइप आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होता क्या है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमारे पास जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो ना सिर्फ फुलफिल हो रही होती है ओके,
ओके, यहां पर क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, जो फ्लेम बन करके जो सामने आती है, इसकी चौड़ाई बहुत ही कम होती है, और लंबाई बहुत ज्यादा होती। ओके, यहां पर हमें जो इनर कोन मिलता है, ये इनर कोन येलो कलर का होता है, जो कि 3300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दे सकता है। ये इस टाइप की फ्लेम कॉपर एलॉय, कॉपर के एलॉय, ब्रास, ब्रोंज, जिंक बेस्ड मटेरियल्स, जिंक बेस्ड मटेरियल्स के लिए अच्छा माना जाता है। और इसी के साथ साथ एंड स्टील की भी ले दे करके वेल्डिंग करा ही देता है ये मेथड। तो ये तीनों मेथड आप लोग याद रखें, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। आइए आगे देख लेते हैं इसी सेक्शन का एक और मेथड, उसके बाद रोकेंगे अपने डिस्कशन को। थर्मिट वेल्डिंग। ओके, थर्मिट वेल्डिंग अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि क्या होता है थर्मिट वेल्डिंग, इसका क्या, इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें थर्मिट का काम क्या होता है, किस तरीके से वेल्डिंग कराता है ये मेथड, किस जगह पर इसका एप्लीकेशन होता है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, थर्मिट वेल्डिंग का एप्लीकेशन कहां पर होता है। ये क्वेश्चन 50 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग करते क्या हैं, थर्मिट पाउडर लेते हैं, ठीक है, थर्मिट मिक्सचर लेते हैं। थर्मिट मिक्सचर होता क्या है, ये होता है एल्युमिनियम पाउडर प्लस मेटल ऑक्साइड। जिस मेटल का हमें ज्वाइनिंग कराना होता है उसका ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर ले लेते हैं, ये मिक्स करते हैं आपस में, ये चीज कहलाती है थर्मिट मिक्सचर। ओके, ये चीज कहलाती है थर्मिट मिक्सचर।
ओके, अब यहां पर होता क्या है कि ये थर्मिट मिक्सचर हम लोग रखते हैं यहां पर। ओके, इस जगह पर थर्मिट मिक्सचर रखा रहता है और यहां इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पर हम लोग फायर क्रैकर्स रखते हैं। ये रखते हैं फायर क्रैकर्स, और ये फिर करते क्या है, हम लोग एक चिंगारी लगाते हैं इस फायर क्रैकर्स में, जिससे क्या होता है कि इन फायर क्रैकर्स में आग लग जाती है। ओके, आग लग जाती है, वो जो हीट निकलती है, उस आग लगने की वजह से जो हीट निकलती है, उस हीट से इस थर्मिट मिक्सचर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर इस थर्मिट मिक्सचर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहां इस थर्मिट वेल्डिंग में एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो स्टार्ट हुआ है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन एल्यूमिनियम को ऑक्साइड बना देता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना देता है और फ्रेश मेटल प्रोड्यूस करता है। ओके, 8Al plus 3Fe3O4 gives 4Al2O3 plus 9Fe और प्लस हीट। ओके फ्रेंड्स, ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से काफी इंटेंस हीट बाहर निकलती है। ये जो काफी इंटेंस हीट बाहर निकलती है, ये इस प्योर आयरन को, यहां पर क्या होता है, पहले हमने फायर क्रैकर्स को जलाया, फायर क्रैकर्स की वजह से इस थर्मिट मिक्सचर में कुछ इसको हीट मिली और थोड़ी सी हीट से इसका ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ। अब क्या होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीटली थर्मिट मिक्सचर में रिएक्शन हो जाता है, तो अच्छे खासे अमाउंट में, काफी ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है और जो प्योर आयरन था वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और आयरन ऑक्साइड प्योर आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो एक्सेस अमाउंट में जो हीट बाहर निकल रही है, ये जो एक्सेस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये हीट क्या करेगी, ये इस आयरन को मेल्ट कर देगी। ओके, और थोड़ी देर बाद ये आयरन यहां से मेल्ट स्टेट में आयरन जो है यहां से निकल करके कहां पहुंचने लगता है, ये उस जगह पर गिरने लगता है, छूने लगता है जिस जगह पर हमें एक्चुअल में वेल्डिंग करानी होती है। ये जो शेडेड रीजन हम लोग दिखा रहे हैं, ये शेडेड रीजन काहे का है, ये शेडेड रीजन है सेक्शन टू बी वेल्डेड, सेक्शन टू बी वेल्डेड। ओके, सेक्शन टू बी वेल्डेड है ये। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये सेक्शन जनरली होता कौन सा सेक्शन है, जनरली हम लोग जो ट्रेन की जो पटरियां होती हैं या रेलवे ट्रैक्स होते हैं, उनकी रिपेयरिंग में इस थर्मिट वेल्डिंग मेथड का अक्सर इस्तेमाल करते हैं।
रिपेयरिंग ऑफ रेलवे ट्रैक इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ थर्मिट वेल्डिंग। और होता क्या है कि इससे हमें जो ज्वाइंट प्रोड्यूस होता है, थर्मिट वेल्डिंग से जो ज्वाइंट प्रोड्यूस होता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, बहुत एक्सीलेंट स्ट्रेंथ होती है। और ट्रेन जैसी जगह पर जहां से ट्रेन गुजरने वाली है वहां पर ऐसी वेल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा गैस वेल्डिंग का कंप्लीट डिस्कशन। ओके, ये हो गया गैस वेल्डिंग का कंप्लीट डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप है, 10 मिनट बच रहे हैं हमारे पास, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग एक होती है। आजकल पिछले 30-40 सालों में ये मेथड डेवलप किया गया है। रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग में फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग में दो हमारे पास वेल्डिंग आते हैं, टाइप आते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और दूसरा लेजर बीम वेल्डिंग। ओके, LBW। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग एंड लेजर बीम वेल्डिंग। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से मैं आपको ये टॉपिक भी बता देता हूं क्या होता है इसमें। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में हम लोग एक ऐसा सेटअप यूज करते हैं, एक ऐसा सेटअप यूज करते हैं जहां पर हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है इसको हम लोग कंसंट्रेट कर देते हैं एक सिंगल छोटे से पॉइंट पे। इसको हम लोग हाई वेलोसिटी की इलेक्ट्रॉन बीम को हम लोग कंसंट्रेट कर देते हैं एक सिंगल छोटे से पॉइंट पर। और ये हाई वेलोसिटी से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये जा करके टकराता है वर्क पीस के साथ, जब ये वर्क पीस के साथ टकराता है तो काफी लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इस वर्क पीस के जो दोनों एंड सेक्शंस जो होते हैं ये मेल्ट कर जाते हैं और एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं। यहां पर हम लोग जनरली 20,000 वोल्ट से 2 लाख वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो पूरा सेटअप है
ये पूरा सेटअप इस सेटअप में हम लोग वैक्यूम मेंटेन करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? इसमें हम लोग वैक्यूम मेंटेन करके रखते हैं। और ये जो वैक्यूम मेंटेन किया जाता है, इसका रीजन ये होता है कि अगर आप वैक्यूम मेंटेन नहीं करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत कम होता है और ये एयर के पार्टिकल्स से टकरा करके, स्ट्राइक करके स्कैटर्ड हो जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे और एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड नहीं रह पाएंगे। ओके, एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड नहीं रह पाएंगे। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फोकसिंग लेंस लगाते हैं, जिससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन बीम्स जो होते हैं एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाते हैं। ओके, यहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी हाई होता है और मेंटेनेंस बहुत कॉस्टली होती है, लेकिन टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील जैसे मटेरियल्स टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील और निकिल जैसे मटेरियल्स की हम लोग वेल्डिंग इस मेथड से कराते हैं। ओके, वहीं अगला टॉपिक आता है हमारे पास लेजर बीम वेल्डिंग का। लेजर बीम वेल्डिंग का भी सेटअप काफी हद तक मिलता जुलता रहता है। ओके फ्रेंड्स, ये एक रूबी रहता है, जिसमें से ये लेजर निकलती है। लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है फुल फॉर्म। यहां पर ये जो लेजर इस रूबी से, इस रूबी का जो क्रिस्टल है, यहां से लेजर बाहर निकलती है, उसको हम लोग एक लेंस से क्या करते हैं, उसको हम लोग एक लेंस से कंसंट्रेट कर देते हैं, एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देते हैं। और ये जो लेजर होती है, ये जब टकराती है वर्क पीस के साथ, तो हाई अमाउंट में हीट जनरेट करती है और हाई अमाउंट में हीट जनरेट होने की वजह से मेटल की मेल्टिंग हो जाती है दोनों प्लेट से, और दोनों प्लेट से मेटल की मेल्टिंग होती चली जाती है और ये वेल्डिंग, ये फ्यूजन होता जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट टाइप की लेजर वो मानी जाती है जो कि एक ऐसा लेजिंग मीडियम जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और हीलियम वन इज टू 10 के रेशियो में रहते हैं, ये कहलाता है बेस्ट लेजर। ओके, ऐसा लेजर
जो किसी ऐसे लेजिंग मीडियम में जनरेट किया गया हो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम 1:1:10 के रेशियो में हो, वो सबसे बेस्ट सुटेबल लेजर कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लेक्चर को हम लोग अब यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। और आप अगर हमारा ये अनअकैडमी प्लस पे कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर्वेश 10 या सर्वेश 11 इन दोनों में से किसी भी कोड का इस्तेमाल करके आप ये अनअकैडमी प्लस पे कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा मेरा रेफरल कोड सर्वेश 10। ओके, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। बाकी जो बेनिफिट्स हैं ये अनअकैडमी प्लस कोर्स के ये यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे और कल फिर नई चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू। No idea what to do.